आज हमारे पास ऋत्विक चक्रवर्ती की एक कहानी है, द विमेन वॉल्यूम 4। ये कहानी एक रिश्ते की चीर फाड़ करती है। एक ऐसे रिश्ते की जो सुरक्षा के वादे से शुरू होता है और एक पुलिस रिपोर्ट में दुर्घटना बनकर खत्म हो जाता है। तो आज हम सिर्फ कहानी सुनाने नहीं वाले, हम इसकी परतों को खोलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्यार के नाम पर जो नियंत्रण होता है वो धीरे धीरे एक अदृश्य जहर बन जाता है। हमारा मकसद उन छोटे छोटे अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाने वाले संकेतों को पकड़ना है। बिल्कुल, वो संकेत जो बताते हैं कि परवाह और कब्जे के बीच की वो जो महीन रेखा है वो कब मिट चुकी होती है। हाँ, और ये समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि डर कभी भी अचानक दरवाजा खटखटा कर नहीं आता। वो एक मेहमान की तरह आता है जिसे हम खुद अंदर बुलाते हैं क्योंकि वो परवाह का नकाब पहने होता है। ये कहानी असल में डर के सामान्य होने की प्रक्रिया दिखाती है। अच्छा, कैसे हमारा दिमाग और शरीर दोनों ही असामान्य परिस्थितियों को स्वीकार करना सीख लेते हैं जब तक कि हमें एहसास ही नहीं होता कि हम एक जाल में फंस चुके हैं। तो आज हम उन पलों को बारीकी से देखेंगे जहां बचने का रास्ता था लेकिन उसे पहचाना नहीं जा सका। चलिए, तो कहानी की बुनियाद से शुरू करते हैं। लड़की का बचपन, उसके घर का माहौल बेहद शांत था। कहानी में लिखा है कि घर में एक गुस्सा और दर्द तो था पर चीखना चिल्लाना नहीं था। उसके पिता, जिन्हें बाहर सब दादा बुलाते थे, घर में एक बहुत नर्म दिल इंसान थे। उन्होंने अपनी बेटी को कभी डराया नहीं। तो उसके लिए प्यार का मतलब ही था एक ऐसी जगह, एक ऐसा एहसास जहां डर की कोई जगह ना हो। और ये माहौल जो है ये एक तरह से दो धारी तलवार है। एक तरफ ये उसे एक मजबूत प्यार भरा आधार देता है, लेकिन दूसरी तरफ ये उसे खतरे को पहचानने के लिए तैयार नहीं करता। जब आपने सिर्फ शांति देखी हो तो आप तूफान के पहले संकेतों को समझ ही नहीं पाते। आपके पास उसे समझने का कोई अनुभव ही नहीं होता। प्यार और सुरक्षा उसके लिए एक ही सिक्के के दो पहलू थे और यही सोच उसे आगे चलकर बहुत कमजोर साबित करती है। और इसी सोच के साथ वो कॉलेज में कदम रखती है, जहां उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। कहानी में उसके आत्मविश्वास को थोड़ा ज्यादा ही था कहकर बयां किया गया है। वो लड़की को थोड़ा ज्यादा देर तक थोड़ा ज्यादा गहराई से देखता है। मुझे ये लाइन हमेशा रोकती है। क्या यह आत्मविश्वास है या ये कुछ और है? ये एक बेहतरीन सवाल है। समाज हमें सिखाता है कि ऐसा आत्मविश्वास आकर्षक होता है। हाँ, लेकिन मनोविज्ञान की नज़र से देखें तो ये एक सीमा का उल्लंघन है। किसी को इतना घोरना कि वो असहज हो जाए, ये तारीफ नहीं, ये शक्ति का प्रदर्शन है। ये कहने का तरीका है कि मैं तुम्हें देख सकता हूं और तुम मेरी नज़र से बच नहीं सकती। यहीं से मतलब कब्जे की नींव रखी जाती है। और फिर वो एक ऐसा वाक्य बोलता है जो लड़की की दुनिया बदल देता। हाँ, बिल्कुल। जब वो उससे पूछता है, क्या तुम मेरी बनोगी, तो लड़की हिचकिचाती है, पर फिर वो कहता है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा हमेशा। एक लड़की के लिए जिसके लिए प्यार का मतलब ही सुरक्षा है, ये शब्द किसी जादू की तरह काम करते हैं। बिल्कुल। रक्षा शब्द यहाँ एक चाबी है, लेकिन वो सुरक्षा का नहीं, नियंत्रण के ताले का दरवाजा खोलती है। वो ये नहीं कह रहा कि हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे, वो कह रहा है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। एक तरफा। हाँ, ये रिश्ते को बराबरी का नहीं बल्कि एक संरक्षक और एक संरक्षित का बना देता है। यहीं पर शक्ति का संतुलन उसकी तरफ झुक जाता है। कहानी की वो लाइन के कुछ निगाहें तारीफ नहीं होती, वे कब्जे की तरफ पहला कदम होती हैं। इसी शक्ति संतुलन के बिगड़ने का ऐलान है। तो वो भव्य वादा हो गया और रिश्ता शुरू हो गया। और शुरुआत में सब कुछ वैसा ही था जैसा किताबों में लिखा होता है। लड़का फोन करके पूछता है, खाना खाया? घर पहुंची? लड़की को ये सब बहुत अच्छा लगता है। उसे लगता है कि उसे कोई मिला जो सच में उसकी परवाह करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है जहाँ परवाह की भाषा नियमों की भाषा में बदलने लगती है। और पहला नियम बहुत छोटा सा है। हाँ, पहला नियम तो लगभग मजाक जैसा लगता है। एक दिन वो कहता है, अगली बार से मेरे मैसेज को सीन करके मत छोड़ना। ये इतनी मामूली बात है कि कोई भी इस पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन ये एक टेस्ट केस है। अच्छा। ये पानी का तापमान चेक करने जैसा है। वो देख रहा है कि लड़की उसकी कितनी छोटी और तर्कहीन मांग को मान सकती है। और वो मान लेती है क्योंकि ये प्यार में किया जाने वाला एक छोटा सा समझौता लगता है। लेकिन मुझे लगता है यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। ये समझौता छोटा नहीं है, ये अपनी डिजिटल आजादी, अपनी स्पेस पर किसी और को अधिकार देने की शुरुआत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक प्रेसिडेंट बन जाता है, एक मिसाल। इस एक नियम को मानने के बाद दूसरे नियमों के लिए दरवाजा खुल जाता है और फिर नियमों की झड़ी लग जाती है।
अपना मोबाइल डेटा बंद रखो ताकि अनावश्यक लोग परेशान न करें। हाँ, और फिर सवाल आते हैं, ये किसका नंबर है? तुम्हारी डीपी किसने लाइक की? व्हाट्सएप का लास्ट सीन क्यों छुपाया है? बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि इन सारे नियमों को परवाह और भरोसे की चाशनी में लपेटकर पेश किया जाता है। जैसे वो कहता है, रिश्तों में पारदर्शिता होनी चाहिए। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन असल में इसका मतलब होता है तुम्हारी कोई निजता, कोई प्राइवेसी नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो भरोसे की बात करके असल में अपना अविश्वास जाहिर कर रहा होता है। इसी को मनोवैज्ञानिक भाषा में फ्रेमिंग कहते हैं। आप एक नकारात्मक चीज को एक सकारात्मक फ्रेम में डालकर पेश करते हैं। नियंत्रण को पारदर्शिता कहना, शक को परवाह कहना, इससे सामने वाला इंसान खुद को दोषी महसूस करने लगता है। लड़की को लगने लगता है कि अगर वो अपना पासवर्ड नहीं बता रही तो शायद उसी में कोई खोट है। वो ये नहीं सोच पाती कि पासवर्ड मांगना ही गलत है, और यहीं से वो धीरे धीरे अपनी हदों को मिटाना शुरू कर देती है। और फिर आता है डर का अगला स्तर। जब पहली बार लड़के ने उस पर फोन पर आवाज उठाई तो वो कांप गई। जिस घर में उसने कभी ऊंची आवाज नहीं सुनी थी, उसके लिए ये एक सदमे जैसा था। फोन, जो कभी खुशी का जरिया था, अब एक ऐसी चीज बन गया था जिसके बजने से दिल दहल जाता था। यहाँ एक और मनोवैज्ञानिक बदलाव आता है। अब तक नियंत्रण अप्रत्यक्ष था, नियमों के जरिए। अब वो प्रत्यक्ष हो रहा है, गुस्से और आवाज के जरिए। डर अब एक संभावना नहीं, एक हकीकत बन गया है। कहानी में घटना है जो इस डर को और गहरा कर देती है। वो अपनी माँ की मदद कर रही थी और 5 मिस्ड कॉल्स नहीं उठा पाई। लड़के ने वापस फोन करके सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम्हारी प्राथमिकता क्या है? ये कितना मुश्किल सवाल है। इसका तो कोई सही जवाब ही नहीं हो सकता। ये सवाल जवाब के लिए पूछा ही नहीं गया है। ये एक जाल है। इसका मकसद उसे अपराध बोध कराना है, उसे महसूस कराना है कि उसकी दुनिया में अब सिर्फ एक ही प्राथमिकता होनी चाहिए, और वो है लड़का। मतलब कोई भी जवाब गलत ही होता। हाँ, अगर वो कहती है मेरी माँ, तो वो एक बुरी गर्लफ्रेंड है। अगर वो कहती है तुम, तो वो अपनी माँ से झूठ बोल रही है। ये उसे मानसिक रूप से थकाने और अकेले करने की एक और रणनीति है। और ये रणनीति तब और भी क्रूर हो जाती है जब वो उसकी ट्यूशन क्लास को निशाना बनाता है। हाँ, ट्यूशन क्लास, जो उसकी सबसे शांत और अपनी जगह थी, अब एक जंग का मैदान बन गई। लड़के ने उसे क्लास में फोन चालू रखने को कहा। वो बाहर आकर उसका इंतजार करने लगा। एक दिन क्लास में टीचर ने उसके एक जवाब पर सिर्फ गुड कहा। इस एक शब्द पर बाहर आके इतना बड़ा तमाशा हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। क्योंकि उसके दिमाग में वो टीचर अब एक शिक्षक नहीं बल्कि एक प्रतियोगी है। वो लड़की की दुनिया के किसी भी ऐसे हिस्से को बर्दाश्त नहीं कर सकता जिस पर उसका नियंत्रण ना हो, चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो या उसकी पढ़ाई। जलन की ये हद प्यार की निशानी नहीं, ये एक मानसिक बीमारी का लक्षण है जिसे पैथोलॉजिकल जेलसी कहते हैं। ये असुरक्षा की भावना से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये कब्जा करने की, मिटा देने की भावना है। और समाज इस भावना को अक्सर महिमा मंडित करता है। गानों में, फिल्मों में जलन को गहरे प्यार का सबूत माना जाता है। और कहानी में लड़की भी यही सोचती है, वो मुझसे जलता है, इसका मतलब वो मुझसे बहुत प्यार करता है। कितना दुखद है ये कि वो अपने खिलाफ हो रहे अपराध को प्यार का सबूत समझ रही है। हाँ, ये कहानी इसी सामाजिक धारणा पर एक कड़ा प्रहार है। लड़के का अगला कदम इस बात को और साफ कर देता है। वो इससे ट्यूशन बदलने को कहता है और फिर एक दिन सबके सामने ट्यूशन सेंटर में घुसकर उस पर चिल्लाता है, क्या तुम यहाँ टीचर से फ्लर्ट करने आई हो? और इसके बाद लड़की का ट्यूशन बंद करवा दिया जाता है। उसकी दुनिया का एक और कोना उससे छीन लिया गया। और इसके बाद वो मुड़ आता है जहाँ अदृश्य हिंसा दृश्य बन जाती है। एक अनजान नंबर को लेकर हुए शक पर लड़का उसे पहला थप्पड़ मारता है। आप उस पल के बारे में कुछ बताइए। एक रिश्ते में जब पहली बार हाथ उठता है तो असल में क्या टूटता है? भरोसा, सम्मान, सुरक्षा का भ्रम, सब कुछ। पहला थप्पड़ सिर्फ गाल पर नहीं पड़ता, वो रिश्ते की आत्मा पर पड़ता है। ये एक ऐसी सीमा है जिसे पार करने के बाद वापस लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अच्छा। इसके बाद हिंसा एक अपवाद नहीं रहती, वो एक विकल्प बन जाती है। और दुर्व्यवहार करने वाले को पता चल जाता है कि वो ये कर सकता है। और सबसे तकलीफदेह बात यह कि लड़की उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये नंबर उसकी माँ का नया सिम है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। वो दूसरा थप्पड़ मारता है और कहता है तुम अपनी माँ को बहाने की तरह इस्तेमाल करती हो। उफ, और इसके बाद भी लड़की रिश्ता नहीं छोड़ती। वो खुद को दोष देने लगती है। वो गुस्से में था, शायद मैंने ही उसे उकसाया होगा। ये कैसे हो सकता है? कोई खुद को कैसे दोष दे सकता है? ये इसलिए होता है क्योंकि उसका दिमाग उसे बचाने की कोशिश कर रहा है।
ये मानना कि आपका प्यार करने वाला इंसान एक हिंसक व्यक्ति है, ये बहुत डरावना है। इससे कहीं ज्यादा आसान ये मानना है कि गलती मुझसे हुई होगी। अगर गलती मेरी है तो मैं उसे सुधार सकती हूँ और शायद अगली बार ऐसा नहीं होगा। इसे सेल्फ ब्लेम कहते हैं और ये दुर्व्यवहार के चक्र का सबसे अहम हिस्सा है। पीड़ित को यकीन दिला दिया जाता है कि हिंसा की वजह वो खुद है। और इसके बाद तो डर उसके शरीर का हिस्सा बन जाता है। बाइक पर पीछे बैठना भी एक आतंक बन जाता है। लड़का जानबूझकर तेज चलाता है, अचानक ब्रेक मारता है। ये भी तो एक तरह की हिंसाई है ना? बिल्कुल, ये शारीरिक और मनोवैज्ञानिक हिंसा का मिश्रण है। उसे लगातार एक अनिश्चितता और डर के माहौल में रखना। जब वो अपना डर जाहिर करती है तो वह हंसकर कहता है, ड्रामा मत करो। हाँ। ये उसके डर को, उसकी भावनाओं को अमान्य करना है। ये उसे बताना है कि जो तुम महसूस कर रही हो वो सच नहीं है। कहानी की एक लाइन है, समायोजन एक बीमारी है। लड़की अब इसी बीमारी की गिरफ्त में है। वो रोती नहीं, विरोध नहीं करती, क्योंकि उसके शरीर और दिमाग दोनों ने चुप रहना सीख लिया है। फिर बहस शुरू होती है। लड़का चिल्लाता है, बहाने बनाती हो, और अचानक बाइक की रफ्तार बढ़ा देता है। बहाने बनाती हो, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए लड़की का कोई भी तर्क, कोई भी भावना जो उसके नियंत्रण से बाहर है, वो एक बहाना है। उसे लगता है कि उसका नियंत्रण आखिरी तौर पर खत्म हो रहा है और वो इस विचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाइक की रफ्तार उसके बेकाबू गुस्से और नियंत्रण खोने के डर का प्रतीक है। गुस्से में वो तेज रफ्तार में अचानक ब्रेक मारता है। बाइक पूरी तरह रुकी भी नहीं थी और वो लड़की से कहता है, उतरो। जब वो उतरने की कोशिश कर रही होती है तो वो उसे एक धक्का देता है। और कहानी में लिखा है, बहुत जोर से नहीं, पर काफी था। पर काफी था। ये 3 शब्द इस कहानी का सार है। वो धक्का शायद जान से मारने के इरादे से नहीं दिया गया होगा, लेकिन वो महीनों के गुस्से, नियंत्रण, शक और हिंसा का अंतिम परिणाम था। वो एक अंतिम शारीरिक क्रिया थी जो उन हजारों मानसिक धक्कों का नतीजा थी जो वो उसे दे चुका था। वो काफी था उसे हमेशा के लिए चुप कराने के लिए। लड़की सड़क पर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और उस लड़के का पहला ख्याल क्या था? मैं तो सिर्फ गुस्से में था। ये सिर्फ शब्द, ये खुद को बचाने का, जिम्मेदारी से भागने का सबसे आसान तरीका है। वो ये नहीं कह रहा कि मैंने उसे धक्का दिया, वो कह रहा है मेरे गुस्से ने ऐसा किया। वो अपने गुस्से को अपने किए गए अपराध से बड़ा मानता है और खुद को उसका शिकार बताता है। ये दिखाता है कि उसमें अपनी की पर कोई पछतावा नहीं है, सिर्फ पकड़े जाने का डर है। सही बात है। कहानी का अंत पुलिस रिपोर्ट के एक वाक्य से होता है, जहां इस घटना को एक दुर्घटना करार दिया जाता है। महीनों का डर, धमकियां, थप्पड़, नियंत्रण, किसी का कोई जिक्र नहीं, सिर्फ एक शब्द, दुर्घटना, जो सारे सच पर पर्दा डालने के लिए काफी था। और ये कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। ये सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, ये समाज की कहानी है। समाज के लिए भी दुर्घटना मानना ज्यादा आसान है, क्योंकि अगर हम इसे हत्या मानेंगे तो हमें उन सभी संकेतों को स्वीकार करना पड़ेगा जिन्हें हमने नजरअंदाज किया। ये सिस्टम को सवाल करने से बचाता है। कानून ने जिसे दुर्घटना कहा, जिंदगी उसे एक धीमी, सोची समझी हत्या के रूप में जानती थी। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे प्यार और सुरक्षा के वादे से शुरू हुआ एक रिश्ता धीरे धीरे डर, नियंत्रण और आखिर में मौत की वजह बन गया। और लड़के के पिता का वो आखिरी अनुत्तरित सवाल, जब वो अपनी बेटी के शांत चेहरे को देखते हैं, तुम इतने लंबे समय से डरी हुई थी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये सवाल हवा में गूंजता रह जाता है। शायद उसने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो खुद को दोषी मानती थी, या शायद उसे लगता था कि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, या शायद डर इतना गहरा हो चुका था कि उसकी आवाज़ ही खत्म हो चुकी थी। एक ऐसा